एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे हम लोग बीपीएससी के सेट्स के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसमें जो सेक्शन 1 है वो है 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी रिसर्जेंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, और जितने भी हम लोग थ्योरीज हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू ही करते चलेंगे। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन 19th सेंचुरी इंडिया। तो ग्रोथ ऑफ न्यू क्लास ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस, राइज ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इमीडिएट डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ लर्निंग, fostering of a sense of national unity among the educated elite, none of the above, more than one of the above। तो बीपीएससी अपनी ऑप्शंस तो 5 ही देती है। इसमें से डायरेक्ट कंसिक्वेंस क्या नहीं था, तो देखो वेस्टर्न एजुकेशन बहुत सारा चीज़ किया था। इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस लाया, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट लाया, फॉस्टरिंग ऑफ नेशनल यूनिटी लाया, बट ये नहीं किया कि इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ लर्निंग को पूरी तरह से इमीडिएट डिक्लाइन नहीं करा था। ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन किस किताब पे? तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पे दिया था। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए, मैं बस जो आंसर्स है मैं उसके नाम ले रहा हूँ। ठीक है, कि ब्रिटिश पॉलिसी ने कैसे सिस्टमेटिकली ड्रेन किया था इंडिया का वेल्थ, वो लिखा गया इसमें। ठीक है, प्रार्थना समाज 1867 में फाउंड हुआ था इन मुंबई। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या था? तो इसका मेन फोकस क्या था? ये एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, इंस्पायर हुआ था ब्रह्म समाज से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था मोनोथीइज्म, सोशल रिफॉर्म्स लाइक विडो रीमैरिज, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोमोटिंग फीमेल एजुकेशन। सो आंसर क्या होगा? करेक्ट, बी। ठीक है, नेक्स्ट, हु इन द फॉलोइंग इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां फॉर हिज एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज इंडियन सोसाइटी एंड थॉट। तो ये तो जनरली राजा राम मोहन राय को बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सोशल, रिलीजियस और एजुकेशनल रिफॉर्म्स रहा था, जैसे एबॉलिशन ऑफ सती, एडवोकेसी फॉर मोनोथीइज्म एंड प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, देवन मूवमेंट जो था विच बिगेन इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ये बेसिकली किस लिए था? ये सुन्नी मुस्लिम्स के लिए था। इट वॉज ए रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इसका मेन एम क्या था? कि प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हादिथ ये बताना, मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करना, अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए, एंड मेंटेन ए डिस्टिंक्ट इस्लामिक आइडेंटिटी जनरली विदाउट सीकिंग ब्रिटिश सपोर्ट। ठीक है, इसके लिए आया था। नेक्स्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 फेस्ड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम सम नेशनलिस्ट लीडर्स प्राइमरली बिकॉज, अब एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था? बहुत सारे ने इस एक्ट को सपोर्ट करा, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो थे वो अपोज करे थे इसको, बिकॉज इट वॉज इम्पोजिशन बाय ए कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ, आर्गुइंग दैट सच रिफॉर्म शुड कम फ्रॉम विद इन इंडियन सोसाइटी। मतलब ऐसा रिफॉर्म जो आना चाहिए वो इंडियन सोसाइटी के अंदर में आना चाहिए। डैट इज एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। अच्छा, कोई बच्चे बता सकते हैं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में था क्या क्या? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आपने पहले सुना है इस बारे में? आई गेस नहीं, बिकॉज बहुत सारी किताब में ये लिखा भी नहीं होता है। ठीक है, बट व्हाट इट वाज बेसिकली, अच्छा नाम से कुछ पता चलता है बच्चों? सिंपल है, इसमें कहा गया था कि एज ऑफ कंसेंट जो होगा एक्चुअली फॉर, कह सकते हो फॉर मैरिज कह सकते हो, या फिर न्यूप्टियल टाइज कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जो पहले बनाया गया था गर्ल्स का 10 साल से उसको 12 साल करा गया था। ठीक है, या सो दैट वाज द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 उस टाइम में। इसको एक्ट 10 भी बोला जाता है। ठीक है, लीगल एज ऑफ कंसेंट बढ़ाया गया था गर्ल्स के लिए, 10 से 12 साल करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी वाइल फाउंडेड अब्रॉड प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिया बाय। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बसंत इसके लीडिंग फिगर्स थे। ठीक है, ये क्या करा था? तो सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियन हेरिटेज बाय इनकरेजिंग द स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियंस, फिलोसॉफी एंड कल्चर, दस इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। ठीक है, तो इसका बेसिकली काम क्या था? स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियंस, फिलोसॉफी एंड कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी रिफॉर्म्स बिकम ए सिग्निफिकेंट टूल फॉर सोशल क्रिटिक एंड फॉस्टरिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस। अब इसमें क्या है कि कौन सा लिटरेरी फॉर्म जनरली सिग्निफिकेंट टूल बना था ताकि समाज में हो रहे जो भी प्रभाव है उसको दिखाया जाए और नेशनलिस्ट प्राइड को फील कराया जाए।
तो बेसिकली ये कैसे हो रहे थे, वर्नाकुलर लिटरेचर। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, अपने ही लैंग्वेज में लिखे गए, लोकल लैंग्वेजेस में, ठीक है। जैसे नॉवेल्स थे, प्लेस थे, एसेज थे, ठीक है। नाम सुने होंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ। ये सारे क्या कर रहे थे, ये सारे बन रहे थे सोशल क्रिटिक और नेशनलिस्ट मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए। नेक्स्ट, इंडियन एनलाइटमेंट इज समटाइम्स यूज्ड टू रेफर टू द इंटेलेक्चुअल एंड सोशल अवेकनिंग इन 19th सेंचुरी इंडिया। व्हाट वाज इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रीजन एंड ह्यूमनिज्म। इसका मतलब क्या था, इंडियन ट्रेडिशंस और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस दोनों का मिक्सचर, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके, दोनों चीज़ को लिया गया। तो ये आ रहा था वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, विच इज़ द करेक्ट आंसर? सी, रैशनल एंड क्रिटिकल अप्रोच टू बोथ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इस पे आया था। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ठीक है, वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट दैट हाईलाइटेड। क्या हाईलाइट कर रहा था? नाउ इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब आया था? 1883, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, इंडियन जजेस को यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हैं इन क्रिमिनल केसेस। नाउ दिस वाज अ गुड स्टेप फॉर इंडियंस, लेकिन हुआ क्या, यूरोपियन कम्युनिटी जो थे इंडिया में वो पूरी तरह से अपोज करने लगे, तो गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया बिल। नाउ दिस स्टार्कली रिवील्ड द रेशियल प्रेजुडिस प्रेवलेंट एंड एंगर्ड मैनी एजुकेटेड इंडियंस फीलिंग नेशनली सेंटिमेंट्स। देखो बिल तो अच्छा था, इल्बर्ट बिल जो लाया गया था उसमें कहा गया था कि अगर यूरोप में यूरोपियन कम्युनिटी जो इंडिया में रह रहे हैं, अगर वो कुछ क्राइम करते हैं तो इंडियन जजेस भी उसका ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। तो इसका मतलब क्या था कि विच इज़ द आंसर, द डीप सीटेड रेशियल एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, ये था। नेक्स्ट सेक्शन 2 में है ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वॉज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय विच ऑल इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आया, और उससे पहले कौन सा आया था, तो इंडियन एसोसिएशन, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन बोलते हैं, ठीक है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में लाया था। इसका क्या था, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्ड एन ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883। ये 1883 में एक ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था यहाँ। नेक्स्ट, सेफ्टी वाल्व थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सजेस्ट दैट। क्या है सेफ्टी वाल्व थ्योरी? कि एओ ह्यूम कहा जाता है कि वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, played a key role in the formation of Congress with the tacit approval of Lord Dufferin to provide a constitutional and safe outlet for rising Indian political aspirations and prevent another major uprising like the 1857. So basically ये सेफ आउटलेट था फॉर ग्रोइंग इंडियन डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसका मतलब क्या है, कहा जाता है कि 1857 के बाद इंडियंस जो थे उनमें विद्रोह, मतलब उनमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में एंगर जाग रहा था। तो ब्रिटिश ने सोचा कि अगर सब कोई अगेंस्ट हो गए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रूल इन इंडिया। तो उन्होंने क्या करा कि एक तरीका बनाया, दैट इज़ नोन एज सेफ्टी वाल्व थ्योरी। कहा जाता है ऐसा कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि दे वुड नॉट बी वायलेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लड़ेंगे। और आप लोगों को तो पता ही है कि ब्रिटिश वॉज गुड इन ट्वीकिंग द लॉस अगेंस्ट इंडियंस, तो ये तो पॉसिबल था नहीं। आप इसीलिए देख सकते हो कि 1885 से अगर आप देखना शुरू करो तो इट टुक 1947, सो अप्रॉक्सीमेटली इट वाज लाइक 162 ईयर्स कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 162 टू 163 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ये क्यों हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ये क्या इम्फेसिस करता था? ये इम्फेसिस करता था कि इंडिजिनस गुड खरीदो, लोकल गुड्स, और बॉयकॉट करो फॉरेन गुड्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसमें तो लाल बाल पाल है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इनको बोला जाता है गरम दल का लीडर, ठीक है। तो इसमें से कौन होगा? तो सी, लाला लाजपत राय, ठीक है। होम रूल मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय 1916 में होम रूल मूवमेंट आया था। अब दो सेपरेटली इसको निकाले थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 में, और अनदर बाय एनी बेसेंट इन सितंबर 1916 में, विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ गवर्नमेंट और
होम रूल फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था कि हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, रूल रहेगा, ओवरऑल रूल रहेगा ब्रिटिश एम्पायर का। ठीक है। नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, किसके किसके बीच में था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, जहाँ पे इनका एक कॉमन सेट ऑफ डिमांड्स पे एग्रीमेंट हुआ, प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, ये किस एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था, तो ऑफकोर्स इट वाज रॉलेट एक्ट। ठीक है, जिसमें कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, ये तो कहा ही जाता है। ठीक है, इसमें दो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ठीक है, इनका भी अरेस्ट कर लिया गया था, तो अगेंस्ट में इनके भी अरेस्ट के अगेंस्ट में ये जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज was adopted as the goal of the Indian National Congress at its session held in. Now पूर्ण स्वराज किस सेशन में लिया गया था, तो ये लाहौर सेशन में था कांग्रेस का, दिसंबर 1929। ठीक है, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस बोला जाता है, एंड जनवरी 26, 1930 वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी 1930 विद द, कौन सा तरीके से हुआ था, तो ये हमें पता है, डांडी मार्च करा था उन्होंने, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। सो आंसर विल बी सी, डांडी मार्च कब हुआ था, तो मार्च 12, 1930, जहाँ की साबरमती आश्रम से डांडी गए थे और उन्होंने नमक बनाया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, खिलाफ। ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त ऑफर 1940 प्रपोज बाय द गवर्नमेंट प्राइमरली एम टू, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एम करा था कि अगस्त ऑफर प्रपोज करेंगे, तो किसके द्वारा था, वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ को, अगस्त 1940 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडियन लीडर्स का सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वार चल रहे थे 1939 टू 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इंडिया को ब्रिटिश सोल्जर्स चाहिए थे। सो उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटेन को अगर हेल्प करोगे तो हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वॉर के बाद, और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसका हम एक्सपेंशन कर देंगे, बट इट वाज श्योरली रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 3 में है रोल ऑफ बिहार इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो कुंवर सिंह जो थे 1857 में, ही वॉज ए प्रोमिनेंट लीडर, बिलोंग टू अ जमींदार फैमिली। कहाँ के थे वो, तो वो जगदीशपुर के थे। ठीक है, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लीडर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट, लीडिंग ए वाइड स्प्रेड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह 1917, महात्मा गांधी का फर्स्ट मेजर एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह के साथ। तो कहाँ से हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण से हुआ था, बिहार। किसके लिए था, तो इंडिगो प्लांटर्स के लिए था। ठीक है, जहाँ पे आप सुने होंगे 3 कठिया सिस्टम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एमंग द फॉलोइंग इनवाइटेड महात्मा गांधी टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। तो उनको बुलाया कौन था, तो राजकुमार शुक्ला। ये भी बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में पूछा जाता था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा was formally founded in 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब हुआ था, 1929 में फॉर्म हुआ था, और किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, किस लिए हुआ था, तो ऑर्गेनाइज पीजेंट्स एंड फाइट फॉर देयर राइट्स अगेंस्ट जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन, जमींदार के अगेंस्ट में। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। हाँ, सो a significant event in Bihar was the hoisting of the national flag at the Patna Secretariat, which led to the martyrdom of several students. This incident is often referred to as, ये कब हुआ था, तो अगस्त 11, 1942 में। हो क्या रहा था कि पटना सेक्रेटरीट में नेशनल फ्लैग को होस्ट करना था, तो पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, जिससे कि 7 लोगों की मौत हो गई थी, 7 छात्र की। ठीक है। सो दिस इज फैमिली नोन एज द सेक्रेटरीट फायरिंग और द पटना सेक्रेटरीट गोली कांड। So the answer will be B, Secretariat firing. Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, was actively involved in which of the following movements in Bihar before rising to national prominence? तो
ये कहाँ से आए थे? तो बेसिकली इनका होम रूल मूवमेंट भी रहा था, चंपारण सत्याग्रह भी रहा था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी रहा था। He was a very close associate of Mahatma Gandhi. From the time of Champaran Satyagraha, he actively participate in home rule agitation in Bihar. चंपारण सत्याग्रह में भी थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी थे। ठीक है। सदाकत आश्रम इन पटना विच बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल इन बिहार वॉज स्टेब्लिश्ड बाय। नाउ सदाकत आश्रम पटना में उस टाइम में स्टेब्लिश करा था, तो किसने करा था? तो मजहरुल हक। ये ही वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम बिहार। और ये क्या था? इट सर्व्ड एज द हेडक्वार्टर्स फॉर द कांग्रेस एक्टिविटीज इन बिहार एंड वाज अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। कहा जाता है कि ये कांग्रेस एक्टिविटी बिहार में जो चल रहा था उसका हेडक्वार्टर माना जाता है। मजहरुल हक ने करा था और सदाकत आश्रम में। ठीक है। विच न्यूज़ पेपर स्टार्टेड बाय मजहरुल हक फ्रॉम सदाकत आश्रम बिकम ए प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बिहार? दिस अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट वॉज मदरलैंड। ठीक है। सर्च लाइट कहाँ से था? ये भी एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर था बिहार से, बट मदरलैंड इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विथ हक एंड द आसम इनिशियल फेज। नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान नखस पिंड पटना में किस बात के लिए फेमस हुआ? तो नखस पिंड एक जगह है पटना में जहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जगह पे। तो पीपुल गैदर्ड देयर टू सिम्बॉलिकली मैन्युफैक्चर सॉल्ट डिफाइंग द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। तो हर जगह पे देश में जहाँ जहाँ सॉल्ट लॉ को तोड़ा जा रहा था, तो बिहार में कहाँ पे तोड़ा गया था? नखस पिंड। ठीक है। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पहला चीफ मिनिस्टर बिहार के, तो पहला चीफ मिनिस्टर ये तो कहना ही नहीं है, बीपीएससी का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण सिन्हा नाम था इनका। इनको बिहार केसरी भी बोला जाता है। ठीक है। ही बिकेम द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ बिहार प्रोविंस इन 1937 एंड लेटर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृष्णा सिन्हा नाम है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में यंग नेशनलिस्ट कौन कौन थे इसमें? तो ऑफकोर्स जयप्रकाश नारायण तो थे ही, जनरल सेक्रेटरी रहे थे। और कौन थे? फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और राहुल सांकृत्यन। ये बाद में क्या बना? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934। दिस इज लेस कॉमनली डिटेल्ड एस्पेक्ट ऑफ अर्ली सोशलिस्ट फॉर्मेशंस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कैसे हुआ था बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में? कौन कौन थे याद रखिएगा? जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, राहुल सांकृत्यन, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। नेक्स्ट, छपरा जेल स्ट्राइक ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार वाज प्राइमरली रिलेटेड टू, किस लिए था? तो हो क्या रहा था कि उनको जेल यूनिफॉर्म पहनाया जा रहा था जो कि फॉरेन क्लॉथ्स के थे, और उन्होंने कहा कि हमको स्वदेशी क्लॉथ चाहिए। ठीक है। सो रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दे प्रोटेस्टेड। ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द रिफ्यूजल टू वियर फॉरेन मेड क्लोथ्स प्रोवाइडेड इन जेल एंड डिमांडिंग स्वदेशी क्लोथ्स। नेक्स्ट। ठीक है। ये सेक्शन 4 मैंने डाला है, नेचर और करेक्टर ऑफ द मूवमेंट से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंपेयर टू मैनी अदर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स? तो क्या था? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी महात्मा गांधी के अंदर में हुआ था, ये लंबा चला, इसमें मास पार्टिसिपेशन हुए थे, और बेसिकली ये सत्याग्रह को फॉलो कर रहे थे, मतलब नॉन वायलेंट मेथड। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो मॉडरेट फेज जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें बेसिकली क्या होता है? तो ये भी बोला जाता है 3 पीस, प्रेयर्स, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा? इनको लगता था कि ब्रिटिश जस्टिस देंगे, सो दे वर यूजिंग द फेयर प्ले। ये डेलीगेशंस भेजते थे, पिटिशन सबमिट करते थे और स्पीच देते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ रिफॉर्म कर दो। ठीक है। और जबकि इसे कुछ हुआ नहीं ज़्यादा। ए सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गांधीयन फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, क्या था सिग्निफिकेंट फेज? महात्मा गांधी के लीडरशिप में एक चीज़ था कि उन्होंने मास मूवमेंट, मतलब मास को अपील करा था। ठीक है। चाहे पीजेंट्स हो, वर्कर्स हो, स्टूडेंट हो, वुमेन हो, सबको उन्होंने जोड़ा था। नेक्स्ट, सब अल्टर्न नेशनलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रेफर्स टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब अल्टर्न नेशनलिज्म। ये क्या है? सब अल्टर्न का मतलब है कि आम लोगों ने और जो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ थे, उन्होंने किस तरीके से हिस्टोरिकल इवेंट्स को शेप करा है, दैट इज़ नोन एज सब अल्टर्न। ठीक है। इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ऑफन हाईलाइटिंग देयर डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड एस्पिरेशन विच माइट डिफर फ्रॉम इलाइट नेशनलिस्ट नैरेटिव्स। दिस अगेन, नाउ दिस इज वेरी लेस टॉट, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि सब अल्टर्न नेशनलिज्म का मतलब क्या है।
कि जो भी मार्जिनाइज्ड ग्रुप थे, मार्जिनलाइज्ड मतलब छोटे लोग जैसे पीजेंट्स, ट्राइबल्स, लोअर कास्ट, उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज इन पार्ट अ कंसिक्वेंस ऑफ। क्यों था? क्योंकि कम्युनलिज्म, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बांटना जात के अनुसार, ये काम बहुत अच्छे से किसने करा? तो ब्रिटिश ने करा। ठीक है। ब्रिटिश का कौन सा रूल? डिवाइड एंड रूल। ठीक है। कहाँ से आया था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, याद होगा, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 में, वहाँ से आया। फिर कम्युनल डिविजन्स बढ़ने लगा। 1916 लखनऊ पैक्ट में भी इन्होंने क्या किया? सेपरेट इलेक्टोरेट को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म एज ए स्ट्रैंड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट डिफर्ड फ्रॉम गांधीयन मेथड्स प्राइमरली इन इट्स। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसका नाम रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म ब्रिटिश ने रखा था। ठीक है। हम लोगों ने जो भी करा वो सही करा। क्यों करा सही? तो किसी भी देश में किसी दूसरे देश का जब आगमन हो आज के इसमें, तो वो इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। तो जो भी करा है दे वे आर डूइंग वेरी गुड। ठीक है। तो जब भी फॉरेन कंट्रीज़ अगर किसी कंट्री पे रूल करे, तो जो इन्हें रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का नाम देते हैं वो ब्रिटिशर्स थे, नॉट इंडियंस। इसको बोलो कि दैट इज़ नेशनलिज्म। ठीक है। देश के लिए कुछ करना, दैट इज़ नॉट टेररिज्म, दैट इज़ प्राइड इन द इंडियन कल्चर। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई गोल तो सिंपल था कि फोर्स से अचीव करा जा सकता है। हाँ बिल्कुल करा जा सकता है। अगर 1% इंडियन भी अगर ये करते तो मुझे लगता है कि देश बहुत पहले ही आज़ाद हो जाता। ठीक है। खैर, आई एम नॉट हियर फॉर माई बिलीफ। सो व्हाट इज़ द आंसर? बिलीफ इन द एफिकेसी ऑफ डायरेक्ट एक्शन एंड यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड सिम्बल्स। नेक्स्ट, the participation of women in the Indian national movement was significant. Sarojini Naidu, for instance, played a crucial role as Sarojini Naidu का क्या था? She was a prominent poet. वो nationalist leader भी थी. First Indian woman थी to be elected as the president of Indian National Congress in its Kanpur session in 1925. ठीक है. Please remember this. This is important. क्या थी वो? Indian woman, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रहने वाली, कब चुनी गई थी? कानपुर सेशन 1925 में। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, बट शी वॉज ऑफ आयरिश ऑरिजिन। ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? बिल्कुल मल्टी क्लास था, मल्टी आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था, विथ फेजेस ऑफ मास पार्टिसिपेशन इन लाइट पॉलिटिक्स। ट्रू है। ठीक है। मिडिल क्लास, पेसेंट्री, वर्कर्स, कैपिटलिस्ट सब कोई थे इसमें, और डाइवर्स आइडियोलॉजी के भी लोग थे। लिबरल, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, रिवॉल्यूशनरी सारे थे। ए लेस टॉट एस्पेक्ट ऑफ द नेशनलिज्म मूवमेंट इज द रोल ऑफ बिजनेस ग्रुप्स। सम इंडियन कैपिटलिस्ट, क्या था? बिजनेस ग्रुप करूँ तो उन्होंने फाइनेंस करा, उन्होंने सपोर्ट्स करा था कांग्रेस को। ठीक है। तो जैसे जीडी बिरला हो गए, जमनालाल बजाज हो गए, इन्होंने फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था कांग्रेस को और गांधी मूवमेंट को। सीइंग एन इंडिपेंडेंट इंडिया इज बेनिफिशियल फॉर इंडिजिनस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सही बात है। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इंक्लूडेड। क्या था इम्पैक्ट? टैक्स बढ़ा दिया गया, प्राइस बढ़ा दिया गया, ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट कराया गया इंडियंस का आर्मी में, जिससे कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए, बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ। ठीक है। और इंडियन सोल्जर्स जो बाहर लड़ रहे थे वो नए नए तरीके सीखे, उनको न्यू आइडियाज़ मिले। ठीक है। इसी समय में होम रूल लीग भी आया था। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? सी। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन फेल्ड प्राइमरली बिकॉज। क्रिप्स मिशन फेल क्यों हुआ था? अब इसमें बहुत सारे रीज़न है। क्रिप्स मिशन क्या था? ये चाह रहा था कि वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है। और राइट ऑफ प्रोविंसेस टू सिसीड विच इम्प्लिसिटली कंसीडर्ड द आइडिया ऑफ पार्टीशन। मतलब कहा जा रहा था जो प्रोविंसेस है वो अलग हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है। कांग्रेस ने पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द सीसेशन क्लॉज गांधी फेमसली टर्म्ड इट एज ए पोस्ट डेटेड चेक। सही बात है। जो क्रिप्स मिशन था वो पोस्ट डेटेड चेक था। ठीक है। कि जिन्ना ने इसको क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि इसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा था। तो ए तो सही है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दिया था। पार्टीशन बिल्कुल सही है। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक बाय महात्मा गांधी, सही बात है, ये भी कहा गया था। ठीक है। अब बीपीएससी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? अगर ऐसा देखो, बीपीएससी में बच्चों, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ, बीपीएससी में मल्टीपल सेलेक्ट है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है। सो इसका मतलब क्या है?
क्रिटिकल रीजन फेलियर का क्या था कांग्रेस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, कि लैक ऑफ प्रोविजन फॉर इमीडिएट इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द वैक परमिशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस इन द फ्यूचर. सो एक्चुअली ऑप्शन ए कोर डिमांड रिफ्लेक्ट करता है, बट बीपीएससी के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर दोगे सो दिस विल बी मोर देन वन ऑफ द एवर. प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट 44. मतलब मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि अगर कहीं पे सिंगल चॉइस आता तो आप ए पे जा सकते थे. ठीक है, बट यहाँ पे मोर देन वन आंसर है, सो यू विल बी गोइंग विथ ई. नेक्स्ट, द रोल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज. क्यों सिग्निफिकेंट था? तो सही बात है कि इसमें नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो थे वो बहुत लोगों तक पहुंच रहे थे, जिसमें कि आप कुछ जानकारी भी ले सकते थे, पॉलिटिकल एजुकेशन ले सकते थे, ब्रिटिश रूल क्या कर रही है वो भी पता चलता था. ठीक है, इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 का. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी इन्वॉल्विंग एक्टिविटीज़ लाइक स्पिनिंग खादी, विलेज अपलिफ्टमेंट एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज इंटेंडेड टू. तो किस लिए था? तो ये स्ट्रैटेजी था उनका ताकि सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब हमारे इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी हो सके और ग्रास रूट पे स्ट्रेंथ बिल्ड किया जा सके, इंडियन पॉपुलेशन में डिसिप्लिन बिल्ड किया जा सके, ताकि सस्टेन्ड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस हो सके और स्वराज के लिए प्रिपेयर कर सकें उन्हें. ठीक है, सो इट वॉज टू बिल्ड सेल्फ रिलायंस, स्ट्रेंथन द मासेस फॉर ए सस्टेन्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, अब इसके बारे में बहुत कम लोग सुना है. एक पीसेंट अपराइजिंग हुआ था 19th सेंचुरी में, पपना एग्रेरियन लीग्स 1873 इन बंगाल, प्राइमरली एजिटेटेड फॉर. किस लिए एजिटेट किया था? भाई जमींदार के ऑपरेशन के लिए, रेंट इन्हेंसमेंट चाहिए था एंड एविक्शंस के लिए. मतलब इलीगल सीज लिया जाता था उनसे, कभी रेंट बढ़ा दिया जाता था और कभी कभी क्या किया जाता था, ऑक्यूपेंसी राइट्स जो था उसको नहीं लेने दिया गया टेनेंट से. So they formed agrarian leagues to collectively fight court cases. This showcases the legalistic forms of peasant resistance, a less highlighted aspect of this revolution. ठीक है, 47. The influence of international events on Indian national movement, such as Japanese victory over Russia in 1905, served to. क्या था? अब जापान ने जीता था रशिया को, क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था? कह रहा था कि कोई एशियन नेशन वेस्टर्न पावर को आराम से डिफीट कर सकता है, thereby breaking the spell of European invincibility and inspiring nationalist movements. True. So this is B. Shatter the myth of European invincibility and boost Asian confidence. Next, Tana Bhagat movement 1914 में बिहार में, primarily among the Oraon tribals, was characterized by. तो क्या था? So ताना भगत मूवमेंट जो था वो रिलीजियस प्योरिफिकेशन मूवमेंट था. मतलब एनिमल सेक्रीफाइस बंद करो, शराब बंद करो, मोनोइथिज्म होना चाहिए, मतलब सिंगल गॉड. बट सून टुक ऑन ए सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन, अपोजिंग ट्रेडिशनल ट्राइबल लीडर्स जो थे उसको अपोज करो, जमींदार्स को ब्रिटिश पॉलिसी जैसे फोर्स्ड लेबर था, अनजस्ट टैक्सेस. दे वेर नोन फॉर देयर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड वेर ड्रॉन टू गांधीयन नेशनलिज्म, पार्टिकुलरली द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो बेसिकली ताना भगत मूवमेंट प्रेजेंटली झारखंड में आता है जहाँ भी शुरू हुआ था, बट स्टिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज इन बिहार. So, individual satyagraha launched in 1940, for which Vinoba Bhave was the first satyagrahi. एम टू क्या एम था? तो ये एक लिमिटेड सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा. इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी मास मूवमेंट नहीं था, बट टू सिम्बॉलिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियाज अनविलिंग मूवमेंट इन वर्ल्ड वॉर टू एंड टू अफर्म द राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच टू प्रीच अगेंस्ट द वॉर. सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि वर्ल्ड वॉर में जितने लोग गए थे उसके अगेंस्ट में इंडियन सोल्जर्स जो गए थे उसके अगेंस्ट में अपोजिशन. सो डैट वॉज इंडिविजुअल सत्याग्रह. और विनोबा भावे जो थे वो फर्स्ट सत्याग्रही बने थे. वन ऑफ द फर्स्ट एंड्योरिंग लेगेसीज एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, पार्टिकुलरली इट्स गांधीयन फेज वॉज. क्या था? की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? कि कमिटमेंट डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड राइट्स बेस्ड पॉलिसी बनाने के लिए. दिस आइडियल्स were enshrined in the Indian Constitution and have shaped the country's post-independence trajectory, even if their full realization remains an ongoing process. So answer is C. Thank you.